हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। एक नया टॉपिक और मज़ेदार भी है। कुछ स्टूडेंट को डाउट आता है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ये पेपर में एक। तो आज इसी पे बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिटेल में, ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हमारा प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझते हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके पहले थोड़ा ग्रेविटी को समझ लेते हैं क्या होता है, नहीं फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझ लेंगे। तो हम लोग को ये मालूम है कि इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई दो बॉडी है ना, अगर कोई दो बॉडी है M1 और M2, और उसमें मासेस है कुछ M1 और M2, है ना। एक बॉडी है जिसका मास M1 है और दूसरा बॉडी है उसका मास M2 है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं उसको। तो वो क्या कहता है कि दो बॉडी है और उसमें अगर मास है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस कह सकते हैं, है ना। अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्ट करने वाला। ये M1 M2 पे फोर्स लगाएगा इधर, ये M2 M1 पे फोर्स लगाएगा इधर, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, M1 M2 पे फोर्स लगाया तो ये F2 पे लगा 1 के द्वारा, और ये M1 वाले को लिख सकते हो 1 पे फोर्स लगा 2 के द्वारा, है ना, इस तरह से। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। फोर्स बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन टू मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ r। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी दो बॉडी में से अगर एक बॉडी अर्थ हो जाए, है ना, इफ आउट ऑफ टू बॉडी वन इज अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कहने लगते हैं ग्रेविटी, है ना। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट एक स्पेशल नाम, कि एक बॉडी अगर अर्थ है और दूसरा बॉडी कोई और है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, है ना। फिर वही ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी कहलाने लगता है। और ये भी एक बात है कि ये जो धरती है ना, ये जो अर्थ है, ये हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना। ये बात आपको पता होगा, इसलिए सब लोग यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। धरती जो है हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा के अट्रैक्ट करती है ना। और उसी फोर्स को हम लोग क्या देते हैं, वेट, है ना। वेट का डेफिनेशन क्या होता है, वेट इज अ फोर्स विथ विच एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, है कि नहीं। इसको लिखे वेट, है ना। वेट क्या होता है, तो वेट इज अ फोर्स with which any body is attracted towards center of earth। इसी को कहते हैं वेट, है ना, बॉडी का वेट। तो अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उससे वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी को वेट बोला जाता है ना। इसी को बॉडी का वेट बोला जाता है। तो वेट को कुछ लोग मास कह देते हैं, मास नहीं है, वेट अलग चीज है मास से। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, वो फोर्स नहीं होता। वेट जो है फोर्स होता है। वेट एक फोर्स है जिससे किसी भी बॉडी पे लगता है, अर्थ लगाता है और उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है वेट, है ना, दिस इज वेट। तो अगर हम कोई एक रैंडम सा बॉडी लें,
है ना, कोई भी एक जनरल बॉडी लें, धीरे धीरे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे स्विच कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड था थोड़ा, ठीक है। तो अगर हम कोई एक रैंडम सा बॉडी लें, एक जनरल सा कोई एक बॉडी ले लें ऐसे, है ना, ये ऐसे कोई भी एक बॉडी ले लें, तो ये एक बॉडी है, तो बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना, इस बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है ना, बहुत सारा पार्टिकल है इस बॉडी में, है कि नहीं, इस बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है कि नहीं, इस बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो फोर्स लगाएगा अर्थ, है ना, जितना भी पार्टिकल है सबको अपने सेंटर की तरफ अर्थ खींचेगा, है ना, और यही सारा पार्टिकल मिलके उस बॉडी के पूरे मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। तो इस हर एक पार्टिकल पे, है ना, कुछ लेके बता रहे हैं, बाकी आपको समझना है। ये W1 दूसरे कलर से दिखाएं, ये ब्लैक सही रहेगा। ये इस पे धरती फोर्स लगा रही है, ये W1, है ना, इस पे मान लो ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, ये W2, है ना, इस पे मान लो कुछ फोर्स लग रहा है, ये W3, है ना, इस पे मान लो कुछ फोर्स लग रहा है, ये W4, इस पे मान लो कुछ फोर्स लग रहा है, ये W5। इस तरह से बहुत सारा, हर एक पार्टिकल पे इसी तरह से वेट लग रहा है, कुछ 4-5 लेके दिखाए, सब पे वेट लग रहा है, हर एक पार्टिकल पे। इस बॉडी के अंदर जितना पार्टिकल है, बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, सभी पे वेट लग रहा है नीचे, है ना, ये जो W1, W2, W3, W4, W5, दीज आर ऑल वेट्स, है ना, ऑफ द पार्टिकल, है ना, ये वो फोर्स है जिससे वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वेट्स है पार्टिकल का जिसपे लग रहा है ना, ये फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है, जो अर्थ लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अब इस सारे वेट की वजह से ये जो पार्टिकल है सारा, ये जितना भी पार्टिकल है ना, अब धीरे धीरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है ना। ग्रेविटी तो समझ में आ गया कि एक बॉडी अर्थ है और वो एक किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो वो ग्रेविटी है। तो उसका सेंटर कहने का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जितना भी पार्टिकल है और ये सबका वेट है, सारे पार्टिकल का अपना अपना इंडिविजुअल वेट है ना, सबको धरती खींच रहा है, बॉडी को खींच रहा है, मतलब बॉडी के मेरे हर एक पार्टिकल को खींच रहा है सेंटर की तरफ। तो मास सबका अलग अलग है, तो सबका वेट भी अलग अलग है ना। तो ये वेट है ना, ये W1, W2, W3, W4, W5, ये वेट हो गया। अब इस सारे वेट की वजह से इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी में किसी पॉइंट पे, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जा रहे हैं हम, इस सारे वेट की वजह से किसी पॉइंट पे जो मोमेंट बनेगा, क्यों मोमेंट की बात कर रहे हैं, मोमेंट तो होता है टर्निंग इफेक्ट, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स आप कहां पढ़ते हो, ये पढ़ते हो आप टर्निंग इफेक्ट, है ना, जिसको आप टॉर्क कहते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स कह लो या टॉर्क कहते हो आप, टॉर्क, है ना, जो होता है टाउ R×F, है ना, ऐसे आप इसको डिफाइन करते हो। ये फोर्स हो गया वो लाइन ऑफ एक्शन जहां फोर्स लग रहा है, और ये R हो गया फोर्स का डिस्टेंस, है ना, जहां से बॉडी घूम रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है जिसके अबाउट बॉडी घूम रहा है, वहां से डिस्टेंस कितना है, ये R वही बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से बॉडी घूम रहा है और जहां पे फोर्स लग रहा है, ये R वो डिस्टेंस है, ठीक है। ये आप लोग टॉर्क में पढ़ते हो, टर्निंग इफेक्ट में। तो इस सारे वेट की वजह से इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है, इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है जिसके अबाउट, है ना, इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट जो बन रहा है इस सारे वेट की वजह से, इस सारे फोर्स की वजह से, उस सारे मोमेंट्स का अल्जेब्रेइक सम, सबको जोड़ेंगे, वो नेट इफेक्ट जो आएगा मोमेंट सबको जोड़ने पे, वो अगर 0 होता है तो हम कहते हैं बॉडी का ग्रेविटी का सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे है ना, वहीं पे है। होता है ना कि ये मान लो दरवाजा जैसे होता है, दरवाजे का ये एक्सिस होता है कहीं पे, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस होता है,
और यहाँ से कहीं हैंडल होता है दरवाजा का, यहाँ पे ये हैंडल है ना, और इसको पकड़ के इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो, है ना, ये दरवाजा बाहर खुला, ये अंदर गया, है ना, इस तरह से घूमता खुलता है कि नहीं। तो ये आर होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ फोर्स लगा रहे होते हो, ये टॉर्क आता है, ये आर क्रॉस एफ, है ना, टर्निंग इफेक्ट आता है जिसको आप कहते हो, है ना, टर्निंग इफेक्ट, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे इस सारे वेट की वजह से इस बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पे मोमेंट्स अगर बने, है ना, मोमेंट्स अगर बने तो सारे मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम, है ना, वो टॉर्क, वो टर्निंग इफेक्ट, सारे टॉर्क का अलजेब्रिक सम, वो मोमेंट ऑफ फोर्स का अलजेब्रिक सम जीरो जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो इसी को अब लिखने जा रहे हैं। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है, द पॉइंट एट विच algebraic sum of moments due to weights of all particle about, है ना, तो द पॉइंट एट विच algebraic sum of moments due to weight of all particle is जीरो, है ना, इज जीरो, ठीक है। तो पॉइंट एट विच नहीं, पॉइंट अबाउट विच कर देना सही होगा, है ना, पॉइंट अबाउट विच, है ना। तो ये करना सही होगा, ठीक है, इसको ये करना सही होगा, पॉइंट अबाउट विच, ठीक है। algebraic sum moment due to weight of all particle is zero। तो ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी पॉइंट पे हम लोग क्या देते हैं कि इस बॉडी का जो नेट वेट है, नेट वेट, है ना, नेट वेट, मान लो ये पॉइंट अगर वो है, ये पॉइंट, है ना, इसको कह दे रहे हैं जी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी। यहीं पे ये वेट एक्ट कर रहा है, यहीं पे ये वेट एक्ट कर रहा है, नेट वेट, है ना, नेट वेट, जिसको आप कह सकते हो एवरेज वेट ऑफ ऑल द वेट, है ना, जितना भी वेट है सबका एवरेज, है ना, जहां पे एक्ट कर रहा है। और भी इसको कह सकते हो सिंपल भाषा में, जहां पे बॉडी बैलेंस रहेगा, है ना, जहां पे बॉडी बैलेंस रहेगा, वेट बैलेंस रहेगा, इसका ऐसा कह सकते हो लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया कि बॉडी का वेट उसी पॉइंट पे एक्ट करता है जहां पे algebraic sum of moments due to weights of all particle is zero। बॉडी के जो जितने भी पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल पे वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, तो सारे वेट की वजह से मोमेंट्स क्रिएट होगा बॉडी में। और मोमेंट्स तो सब जगह क्रिएट हो सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे जहां पे सारे मोमेंट का अलजेब्रिक सम जीरो हो रहा है, उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको ऐसे भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पे बैलेंस्ड रहता है वो, है ना। उस पॉइंट पे अगर बॉडी को लटका दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो वो बैलेंस रहेगा आराम से, है ना, बैलेंस रहेगा। एवरेज वेट कह सकते हैं उस पॉइंट पे, बॉडी का नेट वेट लगता है वहीं पे, ऐसे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई होप आपको समझ में आया है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट नोट, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट बात कर लेते हैं, ये जरूरी होगा। तो पोजीशन ऑफ शॉर्ट में लिखें COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, थंबनेल में भी लिख दिए हैं COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स शेप पे भी डिपेंड करता है, शेप पे। शेप कहने का मतलब है दैट इज ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ बॉडी में इतना मास है, इससे नहीं इफेक्ट पड़ता सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, वो मास कैसे है ना, हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड,
उससे अफेक्ट पड़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। अभी एक एग्जांपल से इस बात को बताएंगे तो बेहतर समझ आएगा, है ना। दैट इज ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक एग्जांपल से ले ही लेते हैं ताकि समझ में आ ही जाएगा। तो एक मान लो ये ऐसे करके ये रॉड है ना, ये रॉड है या तार है, कुछ भी ऐसे समझ लो, ठीक है। ये रॉड है, रॉड ही समझ लो, ठीक है। ये इस तरह से पूरा ये पूरा सॉलिड रॉड है, ऐसे समझ लो, है ना। ये पूरा सॉलिड, इसलिए इसको थोड़ा सेट कर दे रहे हैं तो सॉलिड रॉड दिखे। तो अब इसमें पूछा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? मिडिल में, है ना। मिडिल में ही इसका ये पॉइंट होगा जहां पे वेट की सारे और अदर पार्टिकल के वेट की वजह से नेट मोमेंट 0 बनेगा। कहाँ पे? मिडिल में, यहाँ पे इसका जो है ये वेट एक्ट कर रहा होगा, नेट वेट, यहीं पे इसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे, है ना, मिड पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इसी रॉड को थोड़ा बेंड करके मोड़ दिया जाए, सर्कुलर शेप दे दिया जाए, है ना। इसी रॉड को मोड़ के क्या कर दिया जाए, ऐसे कुछ सर्कुलर शेप दे दिया जाए, ठीक है। कैसा शेप दे दिया जाए? ऐसा कुछ सर्कुलर शेप दे दिया जाए, तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाएगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा सेंटर ऑफ द सेंटर पे, है ना, सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ ओ पॉइंट पे अब इसका होगा COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। यहाँ पे आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो आप सोचते हो ऐसा कि जहां मास तो यहाँ सरकमफेरेंस पे था, है ना, मास तो यहाँ है ना, वेट तो कहीं मास पे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट पहले लिख लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा बॉडी जहां मास है वहीं पे हो, है ना। मास के आउटसाइड भी हो सकता है ना। तो इसको भी पहले हम लिख देते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट यहीं पे लिख लो बगल में, है ना, दूसरा नोट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज बी विद इन मटीरियल ऑफ द बॉडी, है ना। आप सोच रहे हो, आप चकरा गए होगे कि ये तो सर्कल बना, ठीक है, वायर को मोड़ दिए, लेकिन मास जहां है मास पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, सेंटर पे कैसे आ गया, है ना, सेंटर पे कैसे आ गया? तो फिर आपको वही बात बार बार रिकॉल करनी है, वही बात आपको रिकॉल करनी है। क्या बात आपको रिकॉल करनी है? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे हर एक जितना भी मास है ना, इसमें क्या है, रिंग में ये जितना भी मास है ना, ये सब क्या है, ये मासेस है, सबका वेट होगा। तो सारे वेट की वजह से जिस पॉइंट पे अलजेब्रिक सम सारे मोमेंट का, है ना, वेट है मतलब फोर्स है, तो उस फोर्सेस का मोमेंट्स जिस पॉइंट पे 0 होता है, सारे मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम, वही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, वही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे बॉडी के मटेरियल से ये बाहर, यहाँ सेंटर पे है, बॉडी पे जो मटेरियल है वो तो यहाँ सर्कमफेरेंस पे है, लेकिन इस केस में इसको जब सर्कुलर शेप दे दिए, रिंग जैसा, है ना, रिंग जैसा या होलो स्फीयर जैसा, तो यहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, है ना। तो सेंटर पे, सेंटर ऑफ द रिंग, अगर इसको रिंग जैसा कह लो आप, तो रिंग के सेंटर पे आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां मटेरियल है वहां नहीं है ना, सर्कुलर शेप में ये तो हो जाता है। देखो ऐसा देखो आप कि ये वाला अगर आप पॉइंट पकड़ लो, है ना, ये वाला अगर आप पॉइंट पकड़ो, तो यहाँ पे वेट लग रहा होगा, है ना, इस पे वेट लगेगा, इस मास के टुकड़े पे वेट लगेगा, तो उसकी वजह से जो मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा इस सेंटर पे, यहाँ पे, अब इस देखो इस पॉइंट के सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ पे है, सिमेट्रिक, सर्कल में हर एक पॉइंट के एक सिमेट्रिक पॉइंट होता है ना, सिमेट्रिकली अपोजिट, उसके ठीक सामने वाला, है ना। ये अगर मान लो क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट सेंटर पे, तो ये इधर वाला कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर ए पॉइंट वाले वेट की वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज इफेक्ट आ रहा है टर्निंग, तो ये बी वाला वहां पे कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो नेट अलजेब्रिक मोमेंट 0 हो जाएगा, है ना। वैसे तो
फोर्स ही नेट जीरो होने वाला है, क्योंकि सिमेट्रिक है, यहाँ पे सिमेट्रिक अरेंजमेंट है मासेस का, है ना, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट भी मिलेगा आपको इस सर्कुलर रिंग में। जैसे यहाँ पे आप ढूंढोगे तो इसके अपोजिट आपको यहाँ पे मिलना है ना। ये ऐसे भी समझो कि ये वाला, अब इसको सी पॉइंट कर दे और इसको डी, सी वाला फोर्स जो इतना फोर्स यहाँ पे लगाएगा सेंटर पे, डी वाला उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। सी वाला इस पॉइंट पे फोर्स, इस पॉइंट पे कोई मास रखते हैं ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है, तो सी वाला इसको जितना ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, डी वाला भी इस वाले को उतना ही ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स जीरो बन जाएगा सेंटर पे। तो यहाँ फोर्स भी जीरो बन रहा है, यहाँ तो और भी कहानी है। तो अलजेब्रिक मोमेंट्स जीरो यहाँ पे सेंटर पे बनेगा। तो जहां पे नेट अलजेब्रिक मोमेंट जीरो बनता है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कहते हैं, वहीं पे वो बैलेंस होगा, वहीं पे इसको सस्पेंड करेंगे तो बैलेंस होगा, है ना। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान रखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो अब कुछ स्ट्रक्चर का है ना, कुछ बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पहले नंबर में रॉड का लिख रहे हैं, है ना, रॉड का, और इधर लिख देते हैं COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो किसी रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? मिड पॉइंट पे, ना, रॉड का जो मिड पॉइंट है वहीं पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सर्कुलर डिस्क की बात करें, है ना, सर्कुलर डिस्क की बात करें, तो सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही आप समझ लो। वैसे ज्योमेट्रिक सेंटर कहने का थोड़ा और टेक्निकल मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, है ना, सेंटर ही कह लेते हैं इसको, लेकिन थोड़ा टेक्निकली साउंड ये करता है कि ज्योमेट्रिक सेंटर वो पॉइंट होता है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर वो पॉइंट होता है ना, जो भी आप शेप लिए हो, जैसे आप डिस्क की बात कर रहे हो, है ना, जैसे आप डिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर डिस्क, है ना, ऐसा कुछ सर्कुलर डिस्क और रिंग में अंतर होता है। डिस्क में मास होता है पूरे में, है ना, डिस्क में मास होता है, रिंग खोखला होता है, खाली चूड़ी जैसा, बैंगल जैसा, और डिस्क वो होता है ना, पेपर स्टॉपर, सर्कुलर डिस्क आप देखे होंगे, पेपर स्टॉपर, वो होता है डिस्क, पूरा भरा हुआ होता है ना, ग्लास पूरा रहता है ये भरा हुआ, वो है डिस्क, है ना। तो ज्योमेट्रिक सेंटर कहने का मतलब, ज्योमेट्रिक सेंटर का मीनिंग लिख लो, एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द शेप। तो शेप में जितने पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे सर्कुलर डिस्क है तो इसमें जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी, है ना, इनफाइनाइट नंबर जो भी आप कह लो, ये जितने भी पॉइंट्स इसमें है ना, जितने भी पॉइंट्स इसमें है, तो इस सब पॉइंट्स का एवरेज लोकेशन, है ना, एवरेज पोजीशन, इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर। एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द शेप में जितने पॉइंट है सबका एवरेज लोकेशन, है ना, किसी रेफरेंस से ले लो और वहां से एवरेज लोकेशन जो बन रहा है वही है ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन शेप। इससे ज्यादा मैं भी आपको नहीं बता सकता इसमें। एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द शेप, इसी को कहते हैं, इसी को बोला जाता है ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है बेसिकली, अगर लेमैन लैंग्वेज में कह दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सॉलिड और हॉलो स्फेयर पे आ जाए आप, सॉलिड और हॉलो स्फेयर, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे, है ना, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ठीक है। ऐसे फटाफट से आगे बढ़ते चले। अगला, ये आपके सिलेबस में है, आपको ये ध्यान रखना है। स्फेयर हो गया, आप सिलेंडर पे आ जाए। सॉलिड और हॉलो सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर देखा आपने, ये होता है सिलेंडर, है ना, ये होता है सिलेंडर। तो इसका जो एक्सिस होता है, एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस का जो मिड पॉइंट है इसी पे होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मिड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्लियर हो रहा है साथ साथ? तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा इसमें।
सॉलिड कोन, इसका तो क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। कोन, कोन देखा आपने? कोन कैसा होता है? कोन ऐसा कुछ, ये आइसक्रीम कॉर्नेटो वाला ना, आप लोग खाते हो, गर्मी दिन आ रहा है, अभी खाओगे दबा के, है ना। ये सॉलिड कोन कहने का मतलब है भरा हुआ कोन, है ना। आइस पहले आपको खोखला कोन दिया, फिर उसमें आप आइसक्रीम भर दिए, सॉलिड कोन हो गया वो, है ना, पूरा भरा हुआ। सॉलिड मतलब, सॉलिड कोन मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो सॉलिड कोन, है ना, कोन, कोन के कोन पढ़ते भी हो आप 9th 10th में, भरपेट, भरपेट मतलब दबा के। ये एच वर्टिकल हाइट, है ना, ये कोन का है। तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये बेस, है ना, ये क्या है? ये है बेस, ये बेस है ना, ये क्या है? बेस। तो बेस जो है कोन का, वहां से h/4 हाइट ऊपर, है ना। तो h/4 हाइट ऊपर, मान लो इतना हाइट है h/4 बेस से, बेस से h/4 ऊपर, ये सॉलिड कोन का वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 फ्रॉम बेस, है ना। उसी तरह से हॉलो कोन, हॉलो कोन मतलब खोखला कोन, अभी आइसक्रीम नहीं भरा उसमें, खोखला है, ये होगा h/3 फ्रॉम द बेस, थोड़ा सा ये अंतर है ना, h/3 फ्रॉम द बेस। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, h/4 सॉलिड में, h/3 हॉलो में। ठीक है, तो यही होगा कि जैसे जितना बॉडी में आप और वेट भरोगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा, नीचे, है ना, उतना ज्यादा बैलेंस्ड होगा बॉडी, है ना। देखो h/4 h/3 कौन बड़ा है? कौन बड़ा है ये बताओ जरा। तो देखो h को आप 4 टुकड़ा कर दे रहे हो और h को 3 टुकड़ा कर रहे हो, तो कौन बड़ा होगा? h को 3 टुकड़ा करने वाला, है ना। h को 4 टुकड़ा कर दिए तो और छोटा कर दिए बेस से, और कम ऊपर गए h/4 कर दिए तो, और h/3 किए तो बेस से ज्यादा ऊपर गए, है ना। ऐसा नहीं h/4 कर दिए तो ज्यादा ऊपर हो गया बेस से कम हुआ, क्योंकि टुकड़ा और छोटा कर दिया आप। 4 को कैंची की तरह समझो, 4 वाला बड़ा कैंची, 3 वाला छोटा कैंची, तो 4 वाला कैंची कटा तो और छोटा टुकड़ा हो गया, 3 वाला कैंची कटा तो और थोड़ा बड़ा टुकड़ा है 4 वाले के मुकाबले। तो बेस से h/4 ऊपर और बेस से h/3 ऊपर, तो किसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से और ऊपर चला गया और किसमें सबसे कम ऊपर गया, मतलब नीचे है। तो हॉलो कोन में देखो h/3 ऊपर गया है बेस से, मतलब ये ज्यादा नीचे या ऊपर, ऊपर, है ना, ज्यादा ऊपर। सॉलिड वाले में h/4 यानी कि कम, है ना। इसको थोड़ा और क्लियर कर दें, डाउट ना आ जाए। h/4 जो है ये कम हुआ h/3 से, है ना, ये फ्रैक्शन आता है ना। h/4 जो है h/3 से कम हुआ, h/3 ज्यादा है, तो बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर किसका जाएगा या नीचे किसका रहेगा? बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ऊपर, है ना, ऊपर, ऊपर किसका होगा? बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर किसका होगा? बेस से होगा ऊपर, और जाना है तो दूरी ज्यादा जाना है, तो दूरी कौन है? h/3 ज्यादा है, मतलब हॉलो कोन में और ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सॉलिड वाले में नीचे होगा, है ना। सॉलिड वाले कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा ज्यादा, बेस की तरफ होगा ज्यादा, नीचे होगा बेस की तरफ, है ना। और ये ज्यादा अच्छा है, बॉडी ज्यादा अच्छे से बैलेंस रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे बेस की तरफ रहेगा उतना ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा, है ना। ऊपर जितना जाएगा तो वो टंबल, है ना, क्रम्बल फंबल टंबल करने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में कभी बात कर लेंगे हम लोग, क्यों ऐसा। ठीक है, तो ये पहले आपको इतना समझ में आ गया। तो कितना नंबर तक हो गया था? ये हो गया था 6 नंबर तक। तो 7 नंबर पे बात कर लेते हैं। 7 है ट्रायंगुलर लैमिना, बस लास्ट कर रहे हैं इसको। ट्रायंगुलर लैमिना और स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल,
इसमें कहा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इसमें होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, है ना। मीडियन होता है ना एक लाइन जो डिवाइड कर देता है, जिस साइड ऑफ ट्रायंगल पे गिरता है उसको इक्वल में डिवाइड कर देता है, मीडियन उसी लाइन को कहते हैं। तो ट्रायंगल के केस में, या स्केलेन ट्रायंगल जो भी है, ट्रायंगल के केस में ये ऐसा कुछ होगा। मान लो ये ABC ट्रायंगल है, तो इसका जो मीडियन है, मान लो A से ये मीडियन डाले ये D, ये B से मीडियन डाले AC पे कुछ ये E, और C से ये मीडियन डाले ये कुछ F। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना ये हो जाएगा इसमें क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्रायंगुलर लैमिना का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, और लास्ट होगा ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगुलर लैमिना, और ऐसा बहुत सारा शेप है, स्क्वायर, रोम्बस, ये सबके केस में कहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें जो आप डायगोनल बनाते हो, डायगोनल है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो इसमें जो आप डायगोनल बनाते हो उसी का इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। ये होता है ना सब, तो एक बना रहे हैं, बाकी आप समझ लो सारा तो पैरेललोग्राम ही है। ये पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल बनाते हो, ये और ये रहा डायगोनल। तो इसका जो सेंटर ऑफ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये यहीं पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहीं पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आई होप ये पूरा शेप आपको समझ में आया है ना, समझ में आया ये पूरा कहानी। तो ये सब कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आइडिया थोड़ा आपको होना चाहिए, आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। इसी तरह से कोई भी सॉलिड बॉडी आपको दे दिया जाए, उसको आप बैलेंस कर सकते हो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सपोर्ट लगा के, है ना। जैसे कुछ लोग, तो कोई भी सॉलिड बॉडी, उसको अगर आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सस्पेंड कर दो, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सस्पेंड कर दो, तो वो क्या हो जाता है, वो बैलेंस रहता है ना। तो एक लाइन इसको भी हम लिख देते हैं, सॉलिड बॉडी कैन बी बैलेंस्ड बाय सपोर्टिंग इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सपोर्ट दे दो उस सॉलिड बॉडी को, तो वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये कमाल है। ये कमाल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, इफ अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड इट comes to rest in such position, then its, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, then its center of gravity lies vertically below the point of suspension, और ये फैक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है इर्रेगुलर लैमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए, है ना। इर्रेगुलर लैमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने में ये फैक्ट बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो एक बॉडी ले लो आप, इर्रेगुलर लैमिना का थोड़ा मुश्किल हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना, तो उसको ले लो और उसको आप सस्पेंड करो, है ना। किसी एक पॉइंट से सस्पेंड करो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जिस पॉइंट पे आप सस्पेंड किए हो उस पॉइंट के अबाउट अगर वो रेस्ट में आ जाता है, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा मूव करने के बाद अगर वो रेस्ट में आ जाता है उस पोजीशन पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट जहां से आप सस्पेंड किए हो, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां जिस पॉइंट पे आप सस्पेंड किए हो,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक उसके नीचे एकदम वर्टिकली बिलो होता है ना। एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली बिलो लाई करता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के। और ये कोई इर्रेगुलर लेमिना है। इर्रेगुलर मतलब जो हम लोग अभी पढ़े सारा, ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सब ना हो, ट्रायंगल ना हो, कुछ अजीब सा, कुछ अगड़म बगड़म सा शेप स्ट्रक्चर हो, तो उसके किसी पॉइंट से सस्पेंशन पे और उस पॉइंट पे वो रेस्ट में आ जाए, बैलेंस वे में आ जाए, तो कह देते हैं कि वहीं पे उस पॉइंट के ठीक नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका। तो वो इर्रेगुलर लेमिना है जिसका आप नहीं पढ़े सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी, और हमको पता नहीं होता है कैसे उसका बताएं। तो उस केस में हमको वही लॉजिक लगाना होता है, किसी पॉइंट के बाद सस्पेंड करो और अगर उस पॉइंट के बाद वो रेस्ट में आ जाए, बैलेंस हो जाए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक उस पॉइंट के बिलो है। इर्रेगुलर लेमिना जितना भी है ना, अगड़म बगड़म सा कैसे भी शेप स्ट्रक्चर दे दे, उसके लिए वो हेल्प करता है वो लॉजिक लास्ट वाला। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पूरी तरह से समझ में आया है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।